जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, है ना। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी अपन देखते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी assumes that business has distinct and separate entity from its owner. It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entity. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये बोलती है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं, उन लोग की एक अलग आइडेंटिटी है ना। इट मीन्स इसका मतलब भी यही हुआ कि बिज़नेस अपने ओनर से अलग ट्रीट किया जाएगा। उन लोग एक दो डिफरेंट एंटिटी की तरह ट्रीट की जाएंगी। उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होगा आप मर्ज नहीं करोगे ओनर और बिज़नेस को। आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ट्रांजैक्शंस जब करोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से करोगे और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अकाउंट से करोगे, ठीक है। हियर वन सेपरेट एंटिटी इज़ अज्यूम टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी, जो मैं तुमको आपको बताई, ठीक है। हम ये एज्यूम करेंगे कि जब बिज़नेस कोई पैसे ट्रांजैक्शन करता है तो बिज़नेस कर रहा है, पर जब पार्टनर को कोई पैसा मिल रहा है तो बिज़नेस पार्टनर को कोई पैसे दे रहा है या उससे कुछ पैसे ले रहा है। तो उनको हम उनके बीच में जो मनी का ट्रांजैक्शन है ना हम लोग सेपरेट क्या बोलते हैं समझेंगे। It is treated as reduction of owner's capital. Similarly, when the owner withdraw any money from the business for his personal expenses, it is treated as reduction of owner's capital and consequently a reduction in the liability of a business, है ना। तो बिज़नेस में हम देखें हम लोग एसेट साइड क्यों नहीं लगते हैं? जब बिज़नेस और एसेट एक ही हैं, अगर हम उसका उल्टा सोचें तो हम लाइबिलिटी साइड ओनर के कैपिटल को क्यों रखते हैं, है ना। लाइबिलिटी मतलब तो होता है कि बिज़नेस के जो भी कर्जे हैं, बिज़नेस को जो वापस पैसे लौटाने हैं, तो इस साइड ही पार्टनर्स का कैपिटल क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि बिज़नेस पार्टनर को एक एज ए लाइबिलिटी कंसिडर्ड करता है। इसलिए जब बिज़नेस अपना क्या बोलते हैं बिज़नेस में ओनर अपना पैसा डालता है तो वो उसको इंक्रीज़ करता है अपनी लाइबिलिटी को, और जैसे ही ओनर अपना पैसा निकाल लेता है मतलब ड्राइंग कर लेता है तो वो रिडक्शन हो जाता है उसके कैपिटल में, और हैंस पूरी लाइबिलिटी में रिडक्शन हो जाता है। The accounting record are made in the books of account from the point of view of business unit, not that of owner. जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हम ओनर के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते हैं सोच के, हम अपने दिमाग में बिज़नेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। हम एक बिज़नेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन मान के उसके हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। The personal assets and liability of the owner are therefore not considered while recording and reporting the assets and liability of the business. इसलिए जब हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तब हम लोग जो पर्सनल उसके घर में जो एसेट और लाइबिलिटी पड़ी हुई है उसको नहीं लिखते हैं हम कभी भी। हम जो बिज़नेस में एसेट्स पड़े हुए हैं, बिज़नेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है, बिज़नेस की जो लाइबिलिटी है, हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी लिखते हैं, ना कि ओनर की एसेट्स और लाइबिलिटी लिखते हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड, ठीक है। हम लोग जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ओनर की उसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। वो मार्केट में जाके सब्जी खरीदे, वो मॉल में जाके कुछ भी खरीदे, क्या बोलते हैं शर्ट खरीदे अपने लिए, हम उन सबको नहीं रखते हैं। जब तक वो बिज़नेस से कनेक्टेड ना हो उसका ट्रांजैक्शन, तब तक हम लोग उसका कोई भी चीज़ें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक बिज़नेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट होते हैं बिज़नेस में, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो है वह है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट states that only those transactions are happening in an organization which can be expressed in term of money, such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income etc. ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कोई भी इमोशनल जो इमोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको हम वो नहीं करेंगे। जैसे कि समझ लो कोई क्या बोलते हैं एम्प्लॉय है,
वो बड़ा काइंड है, वो बड़ा ऑनेस्ट है, या कोई एम्प्लॉय है जो बहुत क्या बोलते हैं अच्छा बिहेवियर नहीं है, एटीट्यूड, तो अपने बिज़नेस में हम एसेट में ये नहीं लिखेंगे कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है इसलिए हमारे पास जो एसेट है वो थोड़ा सा कम है, और जो ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा हमारा एम्प्लॉय है इसलिए हमारे पास एसेट बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग इमोशनल फैक्टर पे ऐसी चीज़ जो हम लोग मनी में मेज़र नहीं कर सकते ना, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिखेंगे। हम वही चीज़ें लिखेंगे जो मनी में मेज़र कर सकते हैं, भले वो कोई भी चीज़ हो, भले वो फिज़िकल हो या नॉन फिज़िकल हो, मतलब इनटेंजिबल हो, जिसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे कि गुडविल को हम लोग लिखते हैं, गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन आपकी बिज़नेस की। तो रेपुटेशन एक तरह से कुछ आप उसको मनी में मेज़रमेंट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेपुटेटेड फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा रेपुटेटेड मार्केट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से, रेपुटेशन की वजह से उनका पैसा बढ़ रहा है, इसलिए आप उसको मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हो। इसलिए आप उन चीज़ों को भी लिखते हो जो आप फील नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, मतलब बस समझ सकते हो कि अच्छा रेपुटेशन कुछ होता है उस नाम की चीज़ें, और वो हमको बेनिफिट दे रहा है। बट अगर वो मनी के टर्म्स में मेज़र आप कर पा रहे हो, वो आपको बेनिफिट दे रहा है फाइनेंशियली, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि जिसको आप मनी के रूप में मेज़रमेंट कर पाओ, ऐसे ट्रांजैक्शन को ही आप अपने बिज़नेस में लिखते हो। जैसे कि आपका सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स को सेल कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो किसी एक्सपेंस का, है ना। For example, the appointment of a manager, capability of a human resource, or creativity of its research department, or image of organization among the people in general do not find a place in the accounting record of a firm। जैसे मैंने बताया आपको, उसकी जो भी आपका मैनेजर है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है ना, क्या बोलते हैं, इमेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसकी, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम मनी के टर्म में मेज़र नहीं करते हैं। और बाकी चीज़ आप पढ़ लेना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो यू शुड अज्यूम दैट द बिज़नेस वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट ऑपरेशन इनडेफिनेटली। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल के अंदर में हम बिज़नेस बंद करके कहीं और चले जाएंगे। अभी तो हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं कि 1-2 साल प्रॉफिट हो जाए फिर अपन निकल जाए, है ना। ऐसा आपको कभी भी बिज़नेस चालू करना है तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ 5 साल के लिए बिज़नेस करूँगा फिर तो कुछ और करना है। जब भी आप बिज़नेस करो तो अपने दिमाग में ये अज्यूम करके आओ कि बिज़नेस हमारा आगे चलने वाला है, मैक्सिमम लाइफ टाइम तक चलने वाला है। इस तरीके का आप वहाँ पर माइंडसेट रख कर आओ, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप ये माइंडसेट रख कर आओगे तभी आप बिज़नेस में बड़े बड़े डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। अगर आप बिज़नेस में ऐसा सोचोगे कि 2 साल के लिए मेरा बिज़नेस है, तो आप कोई मेजर डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे, आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर रहेगा अभी मैं इतना सारा अपना पैसा लगा दे रहा हूँ, बिज़नेस तो 2 ही साल चलने वाला है तो मैं क्यों लगाऊँ। और आप ये सब जब करोगे ही नहीं, इनिशिएटिव ही नहीं लोगे, बिज़नेस में रिस्क ही नहीं लोगे, तो बिज़नेस किस काम का बिज़नेस, ठीक है। तो इसलिए आपको एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि हमारा बिज़नेस विल गो ऑन, ठीक है, फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सिबल फ्यूचर, है ना। मतलब कभी भी बंद नहीं होगा, आपको टाइम फिक्स नहीं करना है अपने से। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ आवर अकाउंटिंग as it provide the very basis for showing the value of asset in the balance sheet। ये एक बेसिस होता है जब हम लोग वैल्यू एसेट में जो वैल्यू लिख रहे हैं वो शो करते हैं, है ना। तो इसका मतलब शो करते हैं इन द केस जैसे कि आपने कोई मशीन ख़रीदी 10 लाख रुपए की, है ना, आप उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, हर साल आप लगा रहे हो, समझ लो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, और आप सोच रहे हो ये 10 साल तक तो चलेगा ही, ठीक है, 10 लाख का है, 10 साल में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए काटोगे, है ना। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा, इसका उल्टा समझिए, जब आपको पता ही नहीं रहेगा आप ये सोचोगे कि बिज़नेस क्या बोलते हैं, बिज़नेस लंबे टाइम तक नहीं चलेगा,
है ना, आप ये सोच के बैठ गए, तो आप डिसीज़न कैसे बनाओगे किसी भी एसेट को ख़रीदने में, उसका जो डेप्रिशिएशन है उसका परसेंटेज लगाने में, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितने साल तक आगे मैं सोच पा रहा हूँ, आप अनक्लियर रहोगे तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे, डेप्रिशिएशन का अमाउंट डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सब इम्पॉर्टेंट है आपके एसेट्स के लिए, जो भी आपके एसेट्स वगैरह शो हो रहे हैं ये आप पढ़ लेना, यही है आपका वही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें है क्या, फिर अपन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये बोलता है कि आपको अपने जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है ना, आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मिनिमम 1 साल के अंदर में मोस्ट ऑफ द बिज़नेस अपना डिवाइड करता है, ठीक है, अपना अकाउंट जो बिज़नेस है ना। तो इससे बेटर क्या इससे होता क्या है कि आप ना अपना जो अकाउंटिंग पीरियड को जब डिवाइड करते हो ना, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल 1-1 साल में, है ना, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि आप बिज़नेस में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब इस साल आप कैसा परफॉर्म किए, आप दूसरे साल से उसको कंपेयर कर सकते हो। कुछ गलती रह गई है तो उस गलती को सुधार सकते हो। बट इन केस उल्टा ही समझ लो, आप समझ इन केस उल्टा समझ लो, आप क्या बोलते हैं, कर ही नहीं रहे हो, बिज़नेस को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, बस करे जा रहे हो, अकाउंटिंग करे जा रहे हो, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर रहे हो, अपने अकाउंटिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं रहे हो। आपका ऐसा है चलो ठीक है ना 5 साल बाद बना लेंगे, देखते हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि हमको पता नहीं चल पाता है कि हमारे बिज़नेस में चल क्या रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है, कहाँ हमारी बिज़नेस की वीकनेस है, कहाँ हमको ध्यान देना चाहिए। बट जब आप अपने वही अकाउंटिंग पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, मतलब हर 1 साल के अंदर में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देखने लगते हो, तो आपको समझ में आने लगता है बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या है। आप कंपेयर करने लगते हो 1 साल से दूसरे साल का जो बैलेंस शीट है, जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, तो और आप अपने बिज़नेस का दूसरे सेम टाइप के बिज़नेस का ही जो मार्केट में है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि आप दोनों क्या बोलते हैं, वो कैसे ग्रो हो रहा है और आप में क्या कमियाँ हो जा रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड टू नो वेदर इट हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस, ठीक है। तो मतलब वो टाइम बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक स्पैन ऑफ टाइम जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जिसके बाद है ना, ये जानने के लिए कि आप कितना प्रॉफिट इनकर्ड कर रहे हो, कितना लॉस कर रहे हो, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ कि एग्जैक्टली आपका जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है बिज़नेस में, लाइबिलिटी हैं, जितना आपने कर्जे लिए हैं, वो उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है बिज़नेस में। इस चीज़ को जानने के लिए आप क्या बोलते हैं, अपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का आप यूज़ करते हो, ठीक है। आप अपने अकाउंटिंग जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसको आप एज ए रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूज़र एट रेगुलर इंटरवल ऑफ वेरियस पर्पस, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं, है ना, जैसे बैंक हमको लोन दे रही है, हमारे क्रेडिटर्स हैं जो हमको उधारी दे रहे हैं, उनको देखना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन क्या है आपके बिज़नेस की। पहले हम देखें, तो पहले हम ये देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस आप कितना कमा रहे हो, तभी तो उधार देंगे ना आपकी बिज़नेस की। अच्छा ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी कमा पा रहे हो तो भी आपकी बिज़नेस की पोजीशन कैसी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप कर्जे ज़्यादा तो लेकर नहीं बैठे हो ना। तो ये सब देखना पड़ता है उनको पहले, हमको कर्जे देने से पहले, है ना। तो यूज़र्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमको बनाना रहता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। सो डिसीजन रेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। एक मिनट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयर फॉर प्रिपेयर एट रेगुलर इंटरवल, है ना, नॉर्मली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉर्मली जैसा मैंने बताया 1 ईयर के बाद हम बनाते हैं। सो द टाइमली इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू द यूज़र्स, सो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन उसके यूज़र्स को मिलती रहे। आगे आप पढ़ लेना। ये आज की मैं क्लास यहीं ये वाला जो वीडियो है मैं यहीं रखती हूँ, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो आप एक बार इस वीडियो आप अपना एनसीईआरटी भी खोलकर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट।